वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री विच इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे कि एटम क्या होता है एंड मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है नाउ। अच्छा, आपके पास पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है और आपकी बुक भी होगी ऑफ कोर्स, आपके बैग होगा, कोई भी चीज़ है, चेयर, टेबल, व्हाटएवर, उन सब का क्या है, एक मास है एंड दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, सो दैट्स व्हाई दे आर मैटर। वो क्या मैटर है। नाउ हर मैटर क्या होता है, एटम से बना होता है। एटम इज द टाइनीएस्ट और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो उसके अंदर, मैटर के अंदर क्या होगा, एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मैटर के अंदर। बहुत सारे एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मैटर। ठीक है, एंड एटम्स क्या है, द टाइनी पार्टिकल, इट्स कॉल्ड एटम। नाउ एटम एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स, मोर देन 2 or 3 एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नाउ एटम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वैसे हम इसको अभी पूरे चैप्टर में एटम पढ़ने वाले, एटम के बारे में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम तब भी अपने पास रख लेते हैं उसके चार्जेस के बारे में। तो एटम के पास 2 चार्ज होते हैं जो उसके ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, अपने आप को रिपेल करते हैं, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, दे ऑल रिपेल ईच अदर। एंड जो डिसिमिलर चार्ज होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, दे ऑल अट्रैक्ट ईच अदर। बस एक बेसिक जानकारी थी, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। हम इसको अभी चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पूरा लिख रखा है आपको कि इंडियन फिलोसफर्स एंड ग्रीक फिलोसफर्स है। सो नो दे ऑल हैव देयर आइडियाज रिगार्डिंग दी एटम। एटम के बारे में दे ऑल हैव देयर आइडियाज। सो दिट्स ऑल अबाउट दैट कि कैसे एटम डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इट्स सिंपल। अगर आप सॉरी केमिकल कॉम्बिनेशन ना, अब जब ऊपर पढ़ोगे ना तो इसमें क्या है, महर्षि कन्नड़ के बारे में कि उन्होंने पदार्थ को डिस्कवर करा था। इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, नाउ लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें आपको हल्का सा ध्यान देना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसको समझने से पहले आपको एक्टिविटी करनी है। अगर आप ये एक्टिविटी एक बार कर लोगे देन आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा कि ये जो लॉ है वो क्या कहता है ना। आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन वाई लेना है। आपको सोल्यूशन क्या लेना है, वाई लेना है। दिस इज अ सोल्यूशन वाई। ठीक है, दिस इज सोल्यूशन वाई। और क्या है, सोल्यूशन एक्स है। ठीक है, सोल्यूशन एक्स है। सोल्यूशन एक्स को आपने क्या लिया, ट्यूब में लिया है, और ट्यूब के ऊपर से आपने ऐसा ढक्कन टाइप का लगा दिया है कि दोनों मिक्स ना हो पाए। जो सोल्यूशन एक्स है, सोल्यूशन वाई, वो मिक्स ना हो पाए। अब मैंने क्या किया ना, मैंने इसको मेजर किया, मैंने इसको वेट मेजरिंग मशीन के नीचे ऊपर रखा और मैंने इसका वेट मेजर करा। नाउ कितना आया, 500 ग्राम आ गया। अब मैंने सोचा अभी तो ये 500 ग्राम आ गया है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूँ, अगर मैं इसकी मैंने ये इसको टोपी जैसी लगाई है ये हटा दूँ और इसको क्या कर दूँ, मिक्स कर दूँ, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या होगा, क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी टोपी हटा दी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, नाउ मैंने इसका वेट मेजर करा तो मैंने देखा कि इसका वेट अभी भी कितना आ रहा है, इसका जो मास है वो अभी भी कितना है, 500 ग्राम ही है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन मतलब जब वो दोनों मिक्स नहीं हुए थे और जब वो दो मिक्स हो गए थे। ठीक है, सो इन अ केमिकल रिएक्शन द मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब दोनों क्या थे, मिले नहीं थे, तो जब दोनों सेपरेट थे तब मैंने उनका मास मेजर किया, तो जितना पहले था उतना ही मास उसके बाद भी है। जब उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, केमिकल रिएक्शन जब हो गया उसके बाद भी उतना ही मास है जितना केमिकल रिएक्शन जब पहले नहीं हुआ था उतना था। जब जितना मास उसका सेपरेट था
उतना ही मास उनका कंबाइन होने के बाद भी हो गया। इट मीन्स क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है दैट मास, ठीक है, state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो? आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको हल्का सा समझना है बस कि अगर आपने कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें आपको कोई सोल्यूशन डालना है x, ठीक है, और ट्यूब में डालना है y, और जब आप उन दोनों को वेट मेजर करोगे तो उसका वेट उतना ही होगा जितना पहले था। उनको मिक्स करने से पहले जितना वेट था उतना ही उसको बाद भी मिक्स करने के बाद भी उतना ही वेट होगा। नाउ ये कॉर्क क्यों लगा रखा है ऊपर से? तो क्या होगा, जब लिक्विड मिक्स होगा, तो दोनों लिक्विड मिक्स हो गए, तो हो सकता है कि वेपर बन के कुछ क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, और वो चीज़ क्या हो जाए, मिस आउट हो जाए ना। हो सकता है ना, चीटिंग हो सकती है कि कहीं कोई उड़ गया तो फिर तो क्या हो जाएगा, 500 से कम ही आएगा आंसर। तो हम क्या करते हैं, कॉर्क लगा देते हैं ताकि अंदर का मटेरियल अंदर ही रहे, ताकि कोई गैस बाहर ना आ सके। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉर्क को फिट कर दें बस। नाउ ठीक है, नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो हम जो पढ़ा ना हमने कि लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो उसके अंदर दो आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, सिंपली पानी होता है, ठीक है, अब वो कैनाल का पानी है, वेल का पानी है, आरओ का पानी है, बिस्लरी का पानी है, सी वाटर है, गंगा जल, कोई भी वाटर है, एनी वाटर, वो वाटर का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, जो केमिकल फार्मूला होगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, H2O। यहाँ भी उसको H2O ही बोलोगे, और आप उसको कहीं पे भी चले जाओगे उसको H2O ही बोलेंगे, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट्स इट। हमेशा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा, 1:8, ठीक है, 1 हाइड्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन, हमेशा ऐसे ही क्या रहेगा। आप इसी कॉम्बिनेशन में क्या आपको मिलेगा, अमोनियम है, अमोनियम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के फॉर्म में ही होगा, 14:3 के फॉर्म में बाय इट्स मास, ओके। तो 14 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सो इट्स सेड दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस केमिकल है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय इट्स मास। तो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम, जिसमें क्या हो, सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो। तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे। जैसे मैं आपको बताया ना, क्या है, वाटर है तो उसमें 1 हाइड्रोजन होगा और 8 क्या होंगे, उसमें ऑक्सीजन होंगे। तो एक केमिकल सब्सटेंस में हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होगा उसके मास से। नाउ इतना ही होप सबको क्लियर है। नाउ अगर आप इसको देखोगे हल्का सा, इट्स लाइक अ फ्लो चार्ट। तो हमने पहले क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने इसको क्या पढ़ा कि इट्स प्रपोज बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवर्से, तो इन 1770। इट्स लाइक MCQ क्वेश्चन कभी आ सकता है, दैट हु डिस्कवर द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता होना चाहिए दैट कोई फ्रेंच के केमिस्ट थे एंटोनी लेवर्से, जिन्होंने 1774 में इसको डिस्ट्रॉय किया। अब इसने कहा क्या, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, हमने पढ़ लिया है। नॉर मतलब, और हम कह सकते हैं, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो उसका रिएक्टेंट्स थे, जिसके साथ रिएक्टेंट हुआ, उसका मास, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ मास थे, दे ऑल आर सेम, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज प्रपोज बाय लुइस प्रोस्ट, ठीक है, प्रोस्ट नाम के कोई होंगे, लुइस प्रोस्ट। आपको नाम ना प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ, जस्ट गो इन द स्पेलिंग में जाओ कि अच्छा लुइस प्रोस्ट। इतना 1799 में उन्होंने क्या किया, इस लॉ को प्रपोज करा, ठीक है। अ केमिकल compound always contains of the same elements combined together in the ratio, या फिर NCERT में जो सिंपल सी आपको एक लैंग्वेज दे रही है, that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by its mass, you can write also, ठीक है, that also that's correct I hope, ठीक है।
एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि सी है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इवन सी है, ठीक है, सी है कार्बन एंड O2 है ऑक्सीजन। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को मिला रहे हो। लाइक आपने 12 ग्राम कार्बन डाला, ऑक्सीजन आपने डाला 32 ग्राम। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे और CO2 बनाओगे तब भी उसका मास उतना ही रहेगा। 12 + 32 = 44 तो होता है ना, जब आपने उन दोनों को सेपरेट करा था तब, और जब आपने उन दोनों को मिला दिया तब, दोनों का मास तो तब भी सेम ही है ना। और इधर क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कहता है, जैसे H2O है तो 2 हाइड्रोजन के, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एंड 16 ऑक्सीजन के 1:8, तभी भी इतना ही है। तो 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, तो आपको उसको कैंसिल कर देना है। दैट्स क्लियर। सो दिस इज वेरी सिंपल दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस elements are always present in a definite proportion by its mass, ठीक है। नाउ तो क्या हुआ, अब अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी जो साइंटिस्ट ने फेस करी वो ये थी कि टू गिव द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस लॉ, कि यार इस लॉ को हम एक्सप्लेनेशन कैसे दें। तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डेल्टन, जिन्होंने क्या करा, अपनी कुछ बेसिक थ्योरीज दी, अपनी कुछ बेसिक थ्योरी के साथ ये आए, और ये थ्योरी आपके सामने कुछ इस तरीके से, आई थिंक दीज आर 6 थ्योरीज, ठीक है, 6 थ्योरी उन्होंने दी हैं, जिसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, बट आपको सब पढ़नी है पर, ठीक है। अब देखो क्या पोस्टुलेट्स दिए हैं इन्होंने, तो देख लो क्या लिखा है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो अच्छा, ऑल द मैटर, जो भी मैटर है, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने, विच आर कॉल्ड एटम्स, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन में एटम ही तो पार्टिसिपेट करेगा ना, मतलब पता है ना अभी कि केमिकल रिएक्शन में क्या है, एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, एक एटम पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड है, एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल। ऑफ कोर्स यू कांट सी एटम्स विद योर नेकेड आइज, आप अपनी नेकेड आइज से यू कांट सी एटम, अरे ये देखो एटम, नहीं, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी टाइनी, ओके, which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. So it is the same law of conservation of mass. It states that in a chemical reaction the mass can neither be created nor be destroyed. Okay, now fourth है, the third है, atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties. of course अगर आपने क्या लिया है, let's say गोल्ड लिया है, तो गोल्ड के अंदर गोल्ड के ही एलिमेंट्स होंगे, गोल्ड के ही एटम्स होंगे, और उनका मास भी आइडेंटिकल ही होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम ही होगी। वो तांबे की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, वो गोल्ड की तरह ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सही इसका उल्टा है, अगर अलग अलग एलिमेंट्स आपने लिए, कोई 2 अलग एलिमेंट्स लिए, तो ऑफकोर्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी और उनका मास भी अलग अलग होगा। फिफ्थ है, एटम कंबाइंस इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अगर क्या है, कंपाउंड बन रहा है तो उसमें क्या है, स्मॉल रेशियो ऑफ होल नंबर होगा, ठीक है, कंपाउंड बनने के लिए, ऑफ कोर्स। नाउ सिक्स्थ है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। अगर कोई गिवन कंपाउंड है उसमें जो, जैसे वाटर, क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड ना, तो वाटर में क्या है, इट्स उसके जो एटम्स है दे आर कांस्टेंट 1:8, ठीक है। एंड हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में एटम्स के बारे में, एटम कैसे बनते हैं, एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, जो हम पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इससे बने रहता है, तो वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो नाउ अच्छा, ये जो 6 हैं, ठीक है, ये जो 6 हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब इट्स अ हाई चांस दैट वो आ जाएं, एग्ज़ाम में दे देता है कि अकॉर्डिंग, मतलब एक्सप्लेन द डेल्टल्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, व्हाट आर द डेल्टल्स एटॉमिक थ्योरी करके क्वेश्चन आ जाता है, जो बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वही है
कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े ही इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं. अच्छा, एटम्स आर इंडिविजिबल. इंडिविजिबल क्यों लिखा है? यू कैन डिवाइड पार्टिकल ना. एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल. अगर ये एक एटम है उसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है. एटम बहुत छोटे, यू कैन इवन सी देम, ठीक है, विद योर नेकेड आइज. दिस इज ऑल अबाउट द Dalton's atomic theory. Now in our next lecture we'll discuss about what is an atomic atom. होता क्या है, ठीक है, हाउ बिग आर द एटम. एटम भाई होते कितने बड़े हैं, और हम पहले जो उनको जैसे सिम्बलाइज करा जाता था और अब जैसे उनको सिम्बलाइज करा जाता है, हम दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को पढ़ेंगे, विच इज़ अ वेरी important, which is a very important topic, which is a very important topic again. And then we'll discuss about that what is a molecule, which we had already, but we'll do it again. Okay, now symbols of atoms. Okay, now the symbols of some atoms which are like aluminum or whatever, ये याद करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू डजंट नो दैट कि क्या है एल्यूमिनियम, एल, तो फिर आपके लिए क्या करना, आपके लिए केमिकल फार्मूला बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टास्क देन. ओके, so I hope you get the previous, targets for the upcoming lessons. Thank you.